हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी कल तक इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे कि हम लोग गली इरोजन के बारे में बात कर रहे थे। गली इरोजन के समरी लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट एरिया और पॉइंटर्स जितने भी थे वो मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका सिलेबस का कवरेज बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक आपके तैयारी के समय भी और आफ्टर सिलेक्शन दोनों ही टाइम पर ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को हम लोग 2-3 दिन का समय लेके काफी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्यों है, समरी लेक्चर में मैं केवल आउटलाइन आपको बताऊंगा कि पूरी चीज में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, और उसके बाद विद डायग्राम एंड विद इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइनर्स इनके साथ हम लोग अपने स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो के थ्रू आप पेन और पेपर जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमेशा लेके बैठिएगा। जो जो चीजें नोट करने के लिए बोलूं उसे नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी साथ में बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ठीक है, तो जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका है इसमें देखिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं। मेनली पर्पस क्या है गली कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का? पर्पस है टू रिड्यूस, एक चीज केवल, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर। केवल एक चीज कंट्रोल करने के लिए पूरी स्टडी बनाई गई, केवल एक चीज, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर कोई सा भी हो वो पानी की वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। अब इस पर आते हैं कि पानी की वेलोसिटी सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन, इस पर एलिवेशन डिफरेंस या हेड डिफरेंस। एलिवेशन डिफरेंस बोलिए, हेड डिफरेंस बोलिए, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऊंचाइयों में अंतर। दो बिंदुओं के बीच जितना ज्यादा ऊंचाइयों में अंतर होगा उतनी तेज पानी आएगा, और पानी जितना तेज आएगा तो हम क्या करेंगे, पानी के सेफ डिस्पोजल के लिए संरचनाएं बनाएंगे। और जो सेफ डिस्पोजल के लिए संरचनाएं बनाई जाती हैं वो हमेशा दो प्रकार से बनती हैं। एक बनती है टेम्परेरी, ठीक है, एक बनती है टेम्परेरी और एक बनती है, ये हो गया टीएमपी मतलब टेम्परेरी, और एक हो गई परमानेंट। टेम्परेरी में भी ब्रशवुड से बनी हुई संरचना, मतलब बांस के लट्ठों द्वारा बनाई गई संरचना, ये आपकी क्या होती है, एक प्योर टेम्परेरी होती है। और एक आपकी संरचना होती है जो टेम्परेरी के अलावा क्या कहलाती है, सेमी परमानेंट। ये भी टेम्परेरी के ही अंतर्गत आता है, परमानेंट में नहीं आता। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, इनमें रॉक फिल डैम है ना, रॉक फिल डैम, वायर नेट, लॉग डैम, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजों में स्टडी करते वक्त जब स्क्रीन से आपको और चीजें बताएंगे, एक बेसिक बात आप सभी को याद रखनी है। बेसिक बात क्या है कि नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी में उसका काम छुपा हुआ होता है। किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको वही नाम क्यों दिया गया, इसी के अंदर उस चीज का काम छुपा है। नाम के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अगर हम आपको जैसे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर में क्या कौन सा आ गया, रॉक फिल डैम, वायर नेट डैम और
लॉग डैम, लॉग का मतलब क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा, सीधा सीधा। लॉग का मतलब लकड़ी का लट्ठा। अगर आप किसी जगह पर पानी बह के आ रहा है, वहां पर लकड़ी के लट्ठे ऐसे करके लगा दीजिए तो क्या होगा? पानी को रोक लेगा और पानी का वेग कम हो जाएगा। उसी तरह वायर नेट डैम में आप कहीं पर आ रहे हैं तो आप वहां पर क्या करिए, तार की जाली लगा दीजिए इसके अंदर पत्थर डाल के, तो क्या हो जाएगा? वायर नेट डैम। और अगर आपने किसी जगह से पानी बहता हुआ आ रहा, आपने वहां पर केवल पत्थर भर दिया तो भी ये पानी को क्या करेगा? अपने ऊपर रोक लेगा। ठीक है। उसी तरह ब्रश वुड में क्या होगा कि आप कहीं से पानी बहता हुआ आ रहा है, आपने वहां पर क्या किया? बांस के लट्ठे गाड़ दिए जमीन के अंदर, तो ये पानी के वेग को क्या करेगा? कम कर देगा। अगर एक रो या एक श्रृंखला लट्ठों की आपने गाड़ी, उससे काम नहीं बना तो एक और गाड़ दीजिए। ठीक है, एक और गाड़ दीजिए। एक और जब गाड़िए तो क्या करिए, जिस जगह एक लट्ठा गाड़ा था उससे थोड़ा तिरछा करके दूसरा लट्ठा गाड़िए। एक रो यानी बना दीजिए जिसमें आपने ऐसे लट्ठे गाड़े हैं, फिर दूसरी रो बना दीजिए जिसमें आपने ऐसे लट्ठे गाड़े हैं। तो इससे क्या होगा कि पानी जब आएगा तो पानी के अंदर बैफिल नेचर बढ़ेगा। बैफिल मतलब पानी ऐसे ऐसे होकर भागेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? पानी का वेग कम हो जाएगा। उद्देश्य ब्रश वुड का भी वही है, सेमी परमानेंट का भी वही है, और परमानेंट स्ट्रक्चर का भी वही है। परमानेंट स्ट्रक्चर कहां पे बनाए जाएंगे? जहां पे आपको पता है कि इस जगह परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का फायदा है, यहां पर अगर बनाएंगे तो काम बहुत दिनों तक हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उद्देश्य परमानेंट स्ट्रक्चर की लोकेशन तय करना भी एक अपने आप में मुख्य काम होता है। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि परमानेंट स्ट्रक्चर और टेम्परेरी स्ट्रक्चर में लोकेशन कैसे तय करी जाए, कि यहाँ टेम्परेरी बनाना है, यहाँ परमानेंट बनाना है। ठीक है। अब वो लोकेशन मेनली केवल एक चीज से तय होती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पर्पस क्या है? वेलोसिटी, वेग कम करना पानी का। सेकंड नंबर पे वेलोसिटी केवल एक चीज पे डिपेंड करती है कि दो बिंदुओं के बीच में ऊंचाई का अंतर कितना है। ठीक है, इसीलिए सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ाया गया था आपको। और ये जो ड्रॉप गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसमें आपके सारे चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक पढ़ाते वक्त हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नॉच एंड वियर, जहां पे रेक्टेंगुलर नॉच से निकलने वाला डिस्चार्ज क्या होता था? 2/3 CD √2G L H पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था जो रेक्टेंगुलर नॉच से मिलने वाला था। ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच, रेक्टेंगुलर वियर, दोनों से ही मिलने वाला डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? ये सेम फॉर्मूला आपको यहाँ भी मिलने वाला है गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी। जब हम स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बनाए या स्पिलवे जहां पर भी बनाए, जहां पर भी पानी को आगे बढ़ाने के लिए हम स्क्वायर संरचना बनाए या रेक्टेंगुलर वियर बनाए या रेक्टेंगुलर नॉच बनाए, ठीक है, वही बात वही हो जाती है। रेक्टेंगुलर नॉच, रेक्टेंगुलर वियर सब कुछ मिला के बात वही हो जाती है। दोनों ही केस में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसका जो रेक्टेंगुलर डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला आएगा वो Q बराबर 2/3 CD √2G LH पावर 3/2 आएगा। और उसी तरह ट्रायंगुलर अगर बनाएंगे तो आएगा, ट्रेपेजॉइडल नॉच बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा। फिर इसी में आपको मैंने सिपोलिटी वियर के बारे में बताया, जिसकी साइड स्लोप 1:4 होती है। तो इस तरीके से आपके पास जो नॉच और वियर वाला चैप्टर है वो चैप्टर, फिर फ्रॉड नंबर वाला मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको चैप्टर पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको हाइड्रोलिक जंप के बारे में बताया था कि हाइड्रोलिक जंप कब फ्रॉड नंबर से कैसे कनेक्टेड है। फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा, 1 से कम और 1 के बराबर होने पर हाइड्रोलिक जंप में किस किस जगह पर ऐसा होता है, फ्रॉड नंबर हाइड्रोलिक जंप के बीच में रिलेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के एरिया में पढ़ाई थी। हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखाई नहीं देता किसी सिलेबस में कि वो कहाँ है, लेकिन वो हर एक चीज की आत्मा में बसा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हर एक जगह पर घुसा हुआ है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मैंने कैपिलरी के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको सरफेस टेंशन पढ़ाया, एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स ये पढ़ाया। ये सारी चीजें आपके इरिगेशन में इस्तेमाल होती हैं। जब आप बोलते हैं कि सॉइल में वाटर कितना है, सॉइल वाटर के रिलेशनशिप जब पढ़ते हैं तो यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, और इन शब्दों का कॉन्सेप्ट जिनको वहां क्लियर नहीं, वो यहाँ क्या कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब जब आप गली कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये पानी को ही अपने ऊपर रोकना और पानी को ही अपने ऊपर अपने से सेफ्टी से आगे बढ़ाना, इसी के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो पानी को जब अपने ऊपर रोकेगा ये, तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ रखी थी, रिटेनिंग वॉल।
रिटेनिंग वॉल क्या होती है? एक ऐसी दीवार जिसपे एक तरफ पानी रुक जाता है और वो पानी इस रिटेनिंग वॉल के बाद रिटेनिंग वॉल से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिटेनिंग वॉल थी, रिटेनिंग वॉल के बारे में हमने स्टडी किया था कि ये आपके 4 प्रकार से इसकी सेफ्टी के बारे में बात करी गई थी। एक थी सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, एक थी टेंशन, एक थी क्रशिंग, एक थी स्लाइडिंग। ऐसे करके रिटेनिंग वॉल की 4 प्रकार की हम लोगों ने क्या मांगी थी, सेफ्टी की स्टडी करी थी। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है ये भी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपने वहां पर रखी है उसका इंटरकनेक्शन अब यहाँ पे आएगा। तो वो इंटरकनेक्शन वही लड़का कर सकता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स की उस वाली क्लास को उसने पढ़ा हो, और अगर जो नया स्टूडेंट है उसने नहीं पढ़ा है तो भी बेसिक बातें मैं बताता चलूंगा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक पे हम लोग अच्छे से करेंगे क्योंकि सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की जान है ये टॉपिक, इस पर हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे, बात भी करेंगे। और इसके पहले वाले जो टॉपिक्स थे उनमें जो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट था वो हमने किया, इस वाले टॉपिक में भी जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग कवर करते जाएंगे। हालांकि परमानेंट स्ट्रक्चर में 3 कौन कौन से होते हैं जो हम लोग अपने मेनली यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्पिलवे कई प्रकार के बन चुके हैं, लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहा है उसमें देखिएगा। एक है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। दूसरा आपका है बॉक्स इनलेट स्पिलवे, या इसको बोलते हैं ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। ठीक है, दूसरा आपका है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। और जो तीसरा है वो आपका है शूट स्पिलवे, CHUT, शूट स्पिलवे। ये तीनों परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, शूट स्पिलवे। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर में केवल डिफरेंस किस चीज का है कि कितने ऊंचाई के अंतर पे बनाए गए हैं। अगर ऊंचाई का अंतर 1.5 से कम है या 1.5 तक है, 1.5 मीटर तक है तो टेम्परेरी बनाइए। 1.5 के ऊपर है तो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाइए। अब 1.5 से 3 मीटर के बीच में है तो स्ट्रेट बना दीजिए, 3 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो ड्रॉप इनलेट बना दीजिए, और अगर 6 मीटर से ऊपर है, ठीक है, या 6 मीटर तक है तो हम लोग क्या बना देंगे, शूट स्पिलवे बना देंगे। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 पॉइंट जो बन सकते थे मैंने आपको यहीं पे बता दिए, आगे और भी बातें इसमें निकल के आएंगी। उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद हम लोग इनकी नीड, इंपॉर्टेंस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर का ये पार्ट होता है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। और फिर यहाँ पर जब स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे इनकी लोकेशन, इनलेट ड्रॉप स्पिलवे इनकी लोकेशन। अब इसमें क्या है कि, और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई कि नाम और काम जरूर याद रखिएगा कि किसी चीज का नाम अगर ऐसा रखा गया है तो क्यों रखा गया है। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे आपका देखने में एक सिंपल एक वॉल है जिसके अंदर एक इस तरीके का कट बना हुआ है। जैसे ये दीवार है जिसपे मेरा बोर्ड लगा है, यहाँ पर मैं अगर एक स्क्वायर कट ऐसे बना दूं और इस दीवार के उस तरफ पानी रुका हो तो क्या होगा, पानी का तल पहले बढ़ेगा और उसके बाद जब वो इस कट तक पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी आगे गिरने लगेगा। जब पानी आगे गिरने लगेगा तो पानी की धारा को हम लोग क्या करेंगे, बांधने के लिए दोनों तरफ दीवार बना दें। इसके आगे हम क्या करें, ऐसे 2 दीवार खड़ी कर दें, तो पानी जब नीचे गिरेगा तो इन 2 दीवारों के बीच गिरेगा और उसके बाद फिर पानी क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इन 2 दीवारों के बीच जब गिरेगा तो इस जगह को एप्रन बोल देंगे, और जब इसके आगे बढ़ जाएगा तो एंड स्टिल लगी होगी, जहां पर स्टिल का मतलब, स्टिल मतलब रुकना, एंड मतलब लास्ट में रुक, जहां पानी रुक कर आगे बढ़ेगा वो एंड स्टिल कहलाएगा। जिस चीज में पानी गिरेगा वो एप्रन कहलाएगा। एप्रन का मतलब आंचल होता है। ठीक है, आप छोटे बच्चे होते हैं किसमें गिरते हैं, माँ के आंचल में। उसी तरह से जब पानी गिरता है इसके अंदर से कहाँ गिरता है, एप्रन में। तो उस तरीके से आप सीधा सीधा रिलेशन बनाएंगे, ये जगह से पानी गिर रहा है तो ये जगह हेड कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हो गया। उसी तरह से ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, नाम ही इसका क्या है, ड्रॉप इनलेट। इनलेट का मतलब अंदर, तो
ये कहां पर बनेगा? जिस जगह पर आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर इस तरीके का कोई रोड है या टेम्परेरी रोड या टेम्परेरी बांध कहीं पर मिट्टी के बने होते हैं, इसको मिटा रहा हूं तो आपको इसको बना के दिखाता हूँ। बहुत छोटी सी चर्चा है, इसके बाद डिटेल्ड चर्चा हमारे डायग्राम वाली स्टडी में जो हम लोग आपको पॉइंटर्स के रूप में मैं आपको दूंगा। कहीं पर इस प्रकार से रोड रहती है, इस पर लोग आते जाते भी रहते हैं और इधर मिट्टी का भराव होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी संरचना है ये आपकी क्या होती है? ये मड स्ट्रक्चर होता है, मतलब मिट्टी का भराव या मिट्टी का बांध कहीं पर बना है, इसके ऊपर तो रोड बनी हुई है। अब इस बांध के एक तरफ अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो वो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे इसके नीचे की मिट्टी को सीपेज के द्वारा गीला करेगा, हो सकता है पूरी मिट्टी एक साथ स्लाइड भी कर जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक ऐसी संरचना बनाएंगे, बॉक्स रूपी संरचना ईंटों की, जिसके अंदर ये पानी आके गिरने लगे। जब पानी इसके अंदर आके गिरेगा तो ये पानी इधर से इस तरफ निकालने के लिए हम अंदर अंदर क्या बनाएंगे? पाइप बनाएंगे, और अंदर अंदर पाइप के द्वारा पानी यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। जब अंदर अंदर पाइप के द्वारा पानी यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये संरचना क्या कहलाएगी? बॉक्स इनलेट या ड्रॉप इनलेट। इसके अंदर क्या हो रहा है? पानी इस तरफ भरा था तो इस वाली संरचना के अंदर गिर गया, फिर एक क्लोज पाइप के द्वारा एक तरफ से दूसरी तरफ पानी गया, और जाने के बाद हमने लास्ट में पानी का जो क्षेत्र था, जो पानी बॉक्स से बाहर निकला था, उसको हमने क्या किया? कीटनुमा आगे ऐसे बढ़ा दिया, मतलब फ्लेयर कर दिया, फैला दिया। फैलाने से क्या हुआ? पानी का वेग कम हो गया। पानी पहले बॉक्स में गिरा, पाइप के अंदर सोता हुआ गया, आगे जाके उसका हमने फ्लेयर स्ट्रक्चर कर दिया। फ्लेयर का मतलब फैला दिया, तो पानी का वेग क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद फिर पानी आगे बढ़ गया। और ये जो ऊपर की संरचना थी, इसके इस तरफ जो पानी भरा हुआ था वो अब इस तरफ धीरे धीरे सेफली मूव होने लगा, और ऊपर की तरफ आवागमन बाधित नहीं हुआ। इसके ऊपर जितने लोग आ जा रहे थे वो उसी तरीके से आते जाते रहे। अगर आप भी इसके ऊपर बाइक लेके जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि एक तरफ से पानी, बाईं तरफ पानी भरा हुआ है, दाहिनी तरफ पानी धीरे धीरे करके निकल रहा है, लेकिन जो बाईं तरफ वाला पानी है वो आकर एक ईंटों की संरचना जिसके अंदर गिर रहा है, और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इसी के अंदर से एक पाइप गया हुआ जो उस पार उसे निकाल रहा है। तो ये जो संरचना होती है ये आपकी ड्रॉप इनलेट हो गई। फिर आते हैं शूट स्पिलवे। शूट स्पिलवे का मतलब जहां पर ढाल जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है ये आपका 6 मीटर के आसपास है। तो जब 6 मीटर के आसपास एलिवेशन डिफरेंस है तो जब पानी यहाँ पर आएगा तो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर जाएगा, तो हम यहाँ पर एक पक्की संरचना का निर्माण कर देंगे। जब पक्की संरचना का निर्माण करेंगे तो संरचना देखने में आपको कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ से पानी गुजरेगा और इसके ऊपर से होते हुए फिर यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो जब सबसे ज्यादा ढाल यहाँ पर आपको है, शूट स्पिलवे में पॉइंट ए और बी के बीच की ढाल सबसे ज्यादा है, तो लास्ट में हाइड्रोलिक जंप भी सबसे ज्यादा मिलेगी। और हाइड्रोलिक जंप कम से कम मिले जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप सीधा सीधा ये बताता है कि जितनी ऊंची जंप उतना ज्यादा वेग उतनी ज्यादा एनर्जी। तो उस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसका नाम स्टिलिंग बेसिन, सैफ स्टिलिंग बेसिन है ना, बैफल वॉल स्ट्रक्चर, इन सब का नाम इस तरीके से रखा गया है। हर चीज का नाम केवल इसीलिए वो रखा गया है क्योंकि वही उसका काम है। अगर किसी जगह का नाम स्टिलिंग बेसिन है तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिन क्या होता है पहले ये बताओ। बेसिन का मतलब वो एरिया जहां पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे नदी का बेसिन, नदी के अंदर जितने क्षेत्र का पानी आता है वो नदी का बेसिन एरिया कहलाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर शूट स्पिलवे का बेसिन का मतलब शूट स्पिलवे से आने वाला पानी जिस जगह पर आके इकट्ठा हो रहा है वो शूट स्पिलवे का बेसिन। अगर उसका नाम स्टिलिंग बेसिन है मतलब वहां पर पानी स्थिर हो रहा है, स्टिलिंग बेसिन में स्थिर हो रहा है, स्टिल हो रहा है। अब स्टिल होने का मतलब कि उसके अंदर के जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी आगे बढ़ जाएगा। और बैफल वॉल अगर कहीं पर लिखा है, बैफल वॉल स्ट्रक्चर का मतलब, बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल का मतलब जिगजैग। जैसे कोई आदमी अपने दोनों पैर को ऐसे ऐसे करके कूदने लगे तो हम क्या बोलते हैं? वो बैफलिंग कर रहा है। उसी तरह पानी, दो बॉल अगर आप ऐसे ऐसे बना दीजिए तो पानी एक बॉल में आएगा, फिर ऐसे होकर दूसरी बॉल में घुसेगा, फिर ऐसे होकर जाएगा। तो जब पानी इस तरीके से दोनों बॉल से लड़ के जाने लगेगा तो पानी का वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? बैफलिंग ऑफ वाटर या बैफल वॉल। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर नाम है, वो नाम केवल इसलिए है क्योंकि उससे उसका काम जुड़ा है।
एंड हाउ यू एसोसिएट दैट वर्क बाय दिस नेम, ये मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द ओनली थिंग विच आई डू। मैं सिर्फ यही करता हूँ, एंड एवरीथिंग इज कॉमन सेंस माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज लीस्ट एंड द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। हर चीज कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस कॉमनली हर किसी के अंदर नहीं मिलता, और ये कॉमन सेंस आपको जागृत करना है इन्हीं स्टडीज के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस समरी लेक्चर में आपको बताई, ऑलवेज थिंक अबाउट नेम, व्हाई दिस नेम इज गिवन। किसी भी चीज का नाम, किसी भी डिफिनीशन का नाम, किसी भी टॉपिक का नाम, किसी भी संरचना का नाम यही क्यों दिया गया, उस रीजन पर जब आप जाएंगे आपको वो टॉपिक, वो चीज सख्त से क्लियर हो जाएगी। और यही स्टडी करने का सबसे बेहतरीन मेथड होता है। और जब आप उस चीज को खोजने लगेंगे, ये प्रवृत्ति आपके अंदर जब पैदा होगी, आप अपने आप चलते फिरते एक ज्ञान के भंडार बनेंगे, और सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा कि वो राज कहाँ छुपा है जहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ये समरी में आप ये समझ गए होंगे कि आप आने वाले समय में क्या बवाल हम लोग करने वाले हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड चब्बा खैर।